अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हसन नसीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को। हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने आज जो डिस्कस करना है वो है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट पे शिफ्ट होने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था, इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स में आपको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ। इफ़ एल्स का जो हमने सिंटैक्स देखा था, इफ़ एल्स का सिंटैक्स था, सबसे पहले कीवर्ड आता है इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में आप लिखते हो यहाँ पे कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे अगर तो आपका सिंगल स्टेटमेंट है तो जस्ट आप स्टेटमेंट वर्ड लगा देते हो। उसके बाद कीवर्ड आएगा एल्स, देन अगेन आपने यहाँ पे क्या राइट करना होता है, स्टेटमेंट। ये सिंटैक्स था अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो, ठीक है जी। यानी ये यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दिया और एल्स के बाद भी हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट कर दिया। अगर आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, यानी जिसको आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कॉल करते हो या कंपाउंड कंडीशन भी कॉल करते हो, तो आपने ये जो है ये आप लिखेंगे करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है जी। ये मैंने इसको करली ब्रेसिस में राइट कर लिया। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट करता जा रहा हूँ। ये शो कर रहा है कि अब आपके पास जो स्टेटमेंट्स की तादाद है, इसको 1 कह सकते हैं हम, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ये कंपाउंड कंडीशन में जा रहा है। इसी तरह इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एल्स के बाद जो पार्ट है इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी स्टार्टिंग करली ब्रेस दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके लास्ट में करली ब्रेस लगा दिया। तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंटैक्स, ये वाला जो इसको कहेंगे आप कंपाउंड कंडीशन, जिसमें स्टेटमेंट्स की तादाद आपके पास ज़्यादा होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसे एग्जीक्यूट कैसे होता है, इफ़ एल्स। अगर तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है ये वाला, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके इफ़ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो पहला जो ब्लॉक है ये वाला, ये स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स के बाद वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जिसको मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए थे इफ़ एल्स के अंदर। आज जो हमने बेसिकली हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। ये हमारा जी आज का टॉपिक है, इसमें हमने आज डिस्कस करना है। तो नेस्टेड इफ़ का स्टेटमेंट जो है, इसमें भी हमने सबसे पहले तो देखना है कि आपका जो इसका सिंटैक्स क्या है, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उसका सिंटैक्स है, उसका फ्लो चार्ट डायग्राम है और एक एग्जांपल प्रोग्राम हम साथ में डील करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में सबसे पहले यहाँ पे हमने एज यूजुअल इफ़ कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कंडीशन। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक और मैंने इफ़ लिखा और उसके अंदर भी मैंने क्या राइट कर दिया, यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे मैं करली ब्रेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। मैंने एस लगा दिया यहाँ पे ताकि शो स्टेटमेंट्स की तादाद ज़्यादा है। उसके बाद मैंने कीवर्ड राइट किया एल्स, करली ब्रेस स्टार्ट क्लोज और यहाँ पे भी मैंने क्या राइट कर दिया, स्टेटमेंट्स। तरह मैंने उसके बाद क्या किया जनाब, एल्स। ये सारा मैं प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे भी मैं क्या राइट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया जी। अब जरा इसको समझ लीजिएगा, ये मैंने जो सिंटैक्स लिखा है ये मैंने नेस्टेड इफ़ का लिखा है, या आप इसको नेस्टेड इफ़ एल्स भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस इफ़ तो यूज़ हो गया इसमें। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको आप कहते हैं आउटर कंडीशन। ये आपका कॉल होगा आउटर कंडीशन, ठीक है जी। और ये जो मैंने कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है ये वाली, ये जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेकंड कंडीशन कॉल होगी आपके यहाँ पे इनर कंडीशन। ठीक हो गया जी।
इतना जो पार्ट है ये वाला आपका, ये जितना मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये सारा इनर कंडीशन का पार्ट है, और ये जो फर्स्ट में कंडीशन है ये आउटर कंडीशन है, और इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो ये वाला है। और ये बड़ा आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा समझिएगा। अगर तो आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इनर कंडीशन के पास, ठीक है जी। अगर आपकी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल आपका इनर कंडीशन पे नहीं जाएगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपकी आउटर फॉल्स हो जाती है, कंट्रोल ने इनर के पास नहीं आना, ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो ये जो पूरा ब्लॉक है, इतना पार्ट ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा। अब जब आपकी आउटर कंडीशन फॉल्स हुआ था, कंट्रोल इनर के पास नहीं आया, ये हिस्सा स्किप हो गया, कंट्रोल चला जाएगा एल्स के जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनर कंडीशन में कंट्रोल नहीं आएगा। अगर इनर कंडीशन में कंट्रोल नहीं आता तो एल्स के बाद वाला जो पार्ट है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं एक डायग्राम में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे मैंने ये एक पिक्चर लिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, एक एक्सटर्नल बॉक्स है, एक इंटरनल बॉक्स है। ये जो अंदर वाला बॉक्स है ये इनर इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसने एरो दे के बताया हुआ है। इंटरनल बॉक्स इनर इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो एक्सटर्नल बॉक्स है जैसे कि ये इफ़ कंडीशन और एल्स के बाद वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर इफ़ को। अगर तो आपकी आउटर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल जाएगा इंटरनल बॉक्स में, और इंटरनल में कंट्रोल जाने के बाद ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि इफ़ एल्स करता है। यानी कि इंटरनल कंडीशन ट्रू हुई तो पहली स्टेटमेंट चल गई, और अगर इंटरनल कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी चल गई। जैसे कि इफ़ एल्स का बिहेवियर था, सेम ऐसे बिहेवियर होगा। आउटर इफ़ में भी यही हो रहा है कि अगर आउटर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल अंदर जाता है, अगर फॉल्स होती है कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, और एल्स के बाद वाला जो ये पार्ट है इसने क्या करना है, एग्जीक्यूट हो जाना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा नेस्टेड इफ़ का सिंटैक्स। अब इसके बाद इसी चीज़ को जो मैंने सारा आपको बता दिया है, आप इसको वर्किंग में भी राइट कर सकते हो। वर्किंग और नेस्टेड इफ़ जो है उसको अपने वर्डिंग में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक इसका फ्लो चार्ट डायग्राम भी समझा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रहा जी फ्लो चार्ट डायग्राम। अब फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर आप देखें, यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स जो है वो डॉटेड फॉर्म में है, जबकि दूसरा बॉक्स जो है वो प्रॉपर लाइनिंग फॉर्म में है। ये बाहर वाला, ये जो बाउंड्री, मेन बाउंड्री बाहर वाली, ये जिस पे मैं एरो मूव करवा रहा हूँ, ये आपका एक्सटर्नल बॉक्स है। ये जो इंटरनल है ये डॉटेड फॉर्म में है। इंटरनल जो डॉटेड फॉर्म में है उसको उसने बता दिया कि इनर इफ़ को शो कर रहा है, जबकि जो बाहर वाला होगा ये किसको शो करेगा जी, आउटर को। तो ये कंडीशन जो है, ये डायमंड सिंबल जो बना हुआ है जिसके ऊपर मैं एरो मूव करवा रहा हूँ, ये आउटर इफ़ का है, और ये जो है डायमंड ये इनर इफ़ का है। अब अगर तो आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल ने कहाँ पे शिफ्ट होना है, इनर इफ़ के पास। अगर आउटर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल जा रहा है स्टेटमेंट्स के ऊपर, यानी कि एल्स के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसके ऊपर जा रहा है। अगर आउटर इफ़ ट्रू होता है कंट्रोल जाएगा इनर इफ़ के पास। इनर इफ़ अगर ट्रू होता है स्टेटमेंट चलेगा, फॉल्स होता है तो भी स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है जी। जैसे कि इफ़ एल्स एक बिहेव करता है सेम लाइक डैट, उसी तरीके से ये जो है आपका फ्लो चार्ट ये भी वर्किंग करेगा। तो इस चीज़ को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये फ्लो चार्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सिंटैक्स को, और किस तरह से नेस्टेड इफ़ वर्क करता है उस चीज़ को। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक है आउटर इफ़, एक है इनर इफ़। आउटर इफ़ की कंडीशन है ट्रू होना है, कंट्रोल ने जाना है इनर इफ़ के पास। अगर आउटर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंट्रोल इनर इफ़ के पास नहीं जाएगा, ये जो डॉटेड फॉर्म में पूरा बॉक्स बना हुआ है ये स्किप हो जाएगा। कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, कंट्रोल चला गया स्टेटमेंट्स के पास, यानी एल्स के बाद जो भी पार्ट बचता है आपका, जैसे कि ये डेव में मैंने बताया था, ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मौजूद डायग्राम को, इस चीज़ को, इस
ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये डायग्राम में मौजूद इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। और कंडीशन ट्रू हुई तो इनर इफ वाली कंडीशन चली, इनर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चल गई, और अगर इनर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो भी स्टेटमेंट चल जाती है, ठीक है जी। और इसके बाद ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइंस कहाँ पे आ रही हैं, एग्जिट कंट्रोल जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रोल होते हैं, एंटर कंट्रोल होता है, एक एग्जिट कंट्रोल होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, या जो भी हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं उन दोनों में। तो ये था वर्किंग और फ्लो चार्ट डायग्राम और सिंटैक्स नेस्टेड इफ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हम इसके साथ एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो लाजमी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं किसी भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में वो तीन है। जैसे नंबर 1 अगर हम लें तो नंबर 1 पे आता है आपका सिंटैक्स, नंबर 2 पे फ्लो चार्ट डायग्राम, नंबर 3 पे एग्जांपल प्रोग्राम। ये तीन चीज़ें आपको अगर किसी भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की क्लियर है, जैसे इफ़ पढ़ा हुआ है, इफ़ एल्स पढ़ा हुआ है, इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा हुआ है, और अब हम नेस्टेड इफ़ पढ़ रहे हैं, तो इन चारों में से आगे जो आएंगी इसमें से अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सिंटैक्स का पता होना लाजमी है, उसके बाद फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना आती हो, और उसके बाद नंबर 3 पे आपको एग्जांपल प्रोग्राम लाजमी बनाना आना चाहिए। वो आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई सा भी एग्जांपल प्रोग्राम बना सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को लेके। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट राइट करने जा रहा हूँ, और ये प्रोग्राम होगा नेस्टेड इफ़ को लेके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिख दूँ, ये चीज़ें आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेंगी। राइट अ प्रोग्राम that inputs three numbers and displays whether all three numbers are equal or not using nested if condition। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का एग्जांपल प्रोग्राम जो हमने नेस्टेड इफ़ का सॉल्व करना है। तो मैंने ये कमेंट्स में मुझे लिखना पड़ेगा ताकि जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर लेने हैं इनपुट के तौर पे। इनपुट्स 3 नंबर्स मीन्स कि आपको 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, और उसके बाद आपने करना क्या है कि उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है। सबसे पहला टास्क करना है कि आपने 3 नंबर लेने हैं, यानी कि आपके पास कम से मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। यानी डिस्प्ले मीन्स के प्रिंटएफ की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है। इन तीनों नंबर को डिस्प्ले करवाना है। और डिस्प्ले क्या करवाना है, चेक करें, आपने चेक करना है कि क्या ये 3 नंबर इक्वल हैं, क्या ये तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है। और ये आपने काम जो करना है वो किससे करना है, यूजिंग नेस्टेड इफ़ कंडीशन लगा के करना है। यानी ओबियसली हम नेस्टेड इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमने उसी की हेल्प से ये काम करना है। तो स्टूडेंट्स मैं काम कर रहा हूँ डेव C++ पे। तो ये पॉसिबल है कि बुक के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स ज़्यादा ऐड हुई हों। बुक के ऊपर जो प्रोग्राम है वो टर्बो C++ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आप एज इट इज़ उसको यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जो राइट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ डेव C++ कंपाइलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो कुछ चेंजेस होंगी लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे हेडर फाइल ऐड करना होती है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहा हूँ। इसको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी कहते थे। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक हेडर फाइल ऐड कर दी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में, और वो हेडर फाइल कौन सी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने करना क्या था, अब आपने मेन बॉडी स्टार्ट करना है, इंट मेन
आप जब डेफ सी प्लस प्लस में राइट करेंगे तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू रिटर्न करना होती है वो इंटीजर करना होती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, इंट किया हुआ है। टर्बो में आप यहाँ पे राइट करेंगे वाइट। तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट्स में राइट कर रहा हूँ कि ये आपका कौन सा पार्ट है, मेन बॉडी। इसके बाद आपका जो हिस्सा स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर और सी प्रोग्राम पढ़ा था उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी थी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, मेन बॉडी था, प्रोग्राम की बॉडी था। प्रोग्राम की बॉडी के लिए करली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज, ये मेरी प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट और क्लोज होगी। इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट में पास कर देता हूँ, प्रोग्राम बॉडी। ठीक हो गया जी। अब प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो कहती है भाई आपने 3 नंबर लेने हैं, इनपुट 3 नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ए बी और सी, मैंने 3 नंबर यहाँ से ले लिए। उसके बाद अब मुझे इन तीनों वेरिएबल्स को, जैसे मैंने कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये आपने क्या किया है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनको आप बोलेंगे आपने 3 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंट रिप्रेजेंट करता है डाटा टाइप को, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा। इनको तीनों को मैंने एक लाइन में इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि तीनों ही मेरे, तीनों वेरिएबल की जो वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ वो सेम होगी। यानी कि तीनों वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। और इस पूरी स्टेटमेंट को आप क्या कॉल करते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो सी प्रोग्राम में जब आपने वैल्यू देना होती है प्रोग्राम को तो स्कैनएफ का यूज़ किया जाता है। खैर यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोड में यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एंटर 3 नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया एंटर 3 नंबर्स, और ये कॉलम भी मैंने साथ में ऐड कर दिया, और यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये मैंने प्रिंट एफ, ये जो लाइन है ये एज इट इज़ प्रिंट होगी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मुझे अपने इन 3 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना है, ए बी और सी को। तो यहाँ पे मैं इसमें राइट करूँगा स्कैनएफ में। अब मेरे वेरिएबल की तादाद 3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा आता है, मॉडुलस डी आता है। तो यहाँ पे मॉडुलस डी जो है ये पहले वेरिएबल के लिए यानी कि ए के लिए, दूसरा मॉडुलस डी दूसरे वेरिएबल के लिए, तीसरा मॉडुलस डी तीसरे वेरिएबल के लिए। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने 3 मॉडुलस डी इसलिए साइन किए हैं कि ये फर्स्ट वेरिएबल के लिए यानी कि ए के लिए, और ये दूसरा बी के लिए, और सी के लिए जो है तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर वो मॉडुलस डी। यहाँ पे अब कोमा आता है सिंटैक्स के मुताबिक, स्कैनएफ का सिंटैक्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है एड्रेस ऑपरेटर, पहला वेरिएबल कोमा, एड्रेस ऑपरेटर दूसरा वेरिएबल कोमा, और एड्रेस ऑपरेटर तीसरा वेरिएबल। ये मेरा स्कैनएफ का जो सिंटैक्स था उसके मुताबिक मैंने अपने वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करनी है। ये 3 मेरे वेरिएबल्स थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका जो स्कैनएफ है उसमें सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन में आएंगे, और 3 यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि 3 वेरिएबल है। उसके बाद कोमा, पहला वेरिएबल एड्रेस ऑपरेटर के साथ, दूसरा, तीसरा। ये मेरा जी प्रिंट एफ और स्कैनएफ का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है जो कि आउटर कंडीशन होगी, इफ़ ए इक्वल इक्वल बी। यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लगा दी कि ए की वैल्यू अगर बराबर है बी के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर कंडीशन। ठीक है जी। इसके बाद जो है अब मैं इनर कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ ए इक्वल इक्वल सी, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनर कंडीशन को। ठीक हो गया। अब जो है मेरे पास क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है जी। एल्स प्रिंट एफ कर रहा हूँ
नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है जी। अब ये जो मैंने काम किया है इतना, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जिसको मैंने सिलेक्ट किया है और ये ब्लू फॉर्म में हो गया है, ये सारे का सारा इनर कंडीशन का पार्ट है। ठीक है जी, ये सारे का सारा इनर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बाहर वाली स्टेटमेंट है, बाहर वाली कंडीशन है ये वाली, ये आउटर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे हमने सिंटैक्स में किया था उसी तरह एल्स, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है जो कि मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और एल्स के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया। अब ये जो पार्ट, ये वाला हिस्सा है, ये आउटर कंडीशन है, और एल्स के बाद वाला ये जो पार्ट है ये भी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी आउटर कंडीशन है। ठीक है जी। तो मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम चेक करते हैं, मैं इसको ज़रा थोड़ा सेपरेट कर दूँ। ये आपके पास प्रोग्राम के 3 पार्ट आ गए, हेडर फाइल या प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपके ये प्रोग्राम की बॉडी रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसको आप वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हो। प्रिंट एफ, ये लाइन क्या करेगी, एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्कैन एफ आपसे क्या करेगा, 3 वेरिएबल आपने इसको दे दिए, ये 3 वैल्यू आपसे लेगा, और आउटर कंडीशन चेक होगी, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल चला जाएगा इस जगह पे, यानी पूरा ब्लॉक ये जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सारे के सारा चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, फॉर एग्जांपल आउटर फॉल्स होगी, ये जितना पार्ट है ये वाला जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। एल्स के बाद वाली जो भी स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर्स आर डिफरेंट, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी। इसको हम अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो मैंने इसको F11 किया, आपसे सेविंग की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड, यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया नेस्टेड में। ठीक है जी, इसको सेव करें। अब चेक करते हैं क्या इसमें अगर कोई एरर ना हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली, अदरवाइज़ अगर कोई एरर होगा तो ये आपको कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेगा। इसको अगेन F11 किया तो ये इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले हो रहा है एंटर 3 नंबर्स। ठीक है जी, ये एंटर 3 नंबर्स जो डिस्प्ले आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इस स्टेटमेंट की वजह से। ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो 3 नंबर दोगे वो किस स्टेटमेंट की मदद से दे सकते हो, स्कैन एफ स्टेटमेंट की हेल्प से आप यहाँ पे 3 नंबर असाइन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 नंबर कोई से भी असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 दे दिया, स्पेस 3 दे दिया, स्पेस 4 दे दिया। ठीक है जी। अब आप माइंड में ये अज्यूम कर सकते हो आपके पास कितने वेरिएबल थे, 3, एक था ए, बी और सी। ए को मिल चुका है 2, बी को मिल चुका है 3 और सी को मिल चुका है 4। ठीक है जी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 4 है। अब आप इसको यहाँ पे रखें इस जगह पे, ए की वैल्यू क्या थी 2, बी की क्या थी 3। अब यहाँ पे देखें 2 और 3 आ गया, ए की वैल्यू 2, बी की 3, क्या 2 3 के बराबर है, नहीं 2 3 के बराबर तो नहीं है। ये वाली जो पहली कंडीशन है आउटर वाली, ये वाली ये क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि नेस्टेड इफ़ का रूल है, अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाता है कंट्रोल ने इनर कंडीशन के पास आना ही नहीं है। ये पूरा हिस्सा ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा, कंट्रोल चला जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया। अब हम इसको, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करते साथ देखें यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है जी। अब इसको अब अगेन चेक करते हैं। अब मैंने जैसे कि अभी हमने एक ट्राई किया तो इसमें आउटर कंडीशन फॉल्स हो रहा था, कंट्रोल इनर इफ़ के पास आया ही नहीं। जब कंट्रोल इनर में नहीं आया तो ओबियसली उसने जंप किया कंट्रोल ने और शिफ्ट हो गया एल्स के बाद वाली इस स्टेटमेंट पे और इसने यही प्रिंट किया था। अब मैं इसको अगेन यहाँ से F11 करके प्रोग्राम चलाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ 2। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को भी दे दिया 2, बी को भी दे दिया 2 और सी को मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल दे दिया 3। अब ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रखें ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू भी 2, 2 2 के बराबर हो जाएगा।
आउटर कंडीशन ने क्या हो जाना है, ट्रू हो जाना है। आउटर ट्रू हो गया, कंट्रोल चला गया इस जगह पे। अब कंट्रोल जब इनर में आएगा तो इनर की ये कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे ए में वैल्यू जो है आपकी है 2, ए में 2 है, जबकि सी में क्या था 3। 2 3 के बराबर होता है, नहीं भी 2 3 के बराबर तो नहीं होता। इनर कंडीशन जो है ये हो जाएगी फॉल्स। और ये हम इफ एल्स का बढ़ के आगे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो पहला स्टेटमेंट होता है ये स्किप हो जाता है। एल्स के बाद वाला जो स्टेटमेंट है इसने क्या होता है, चलना होता है। तो लॉजिकली जो प्रिंट होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट पे वो होना चाहिए नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है नंबर्स आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो स्टेटमेंट आज फॉलो किया है वो है हमारा जी नेस्टेड इफ़। आप इफ़ को इफ़ एल्स को किस तरह से नेस्टेड करेंगे। तो हमने इसमें 3 चीज़ें जो डिस्कस की। नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ़। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट डायाग्राम ऑफ नेस्टेड इफ़। और नंबर 3 पे मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एग्जांपल में हमने सॉल्व किया। तो ये 3 बेसिक ये इसके नुकात हैं नेस्टेड इफ़ में, या जो भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर उनमें आपने ये तीनों चीज़ें लाजमी करनी है। इसके बगैर जो है ये आपके बोर्ड में भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक को समझने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।